सो हे एवरीवन, इट्स मी अनुष्का एंड आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, स्टूडेंट को हमेशा ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे केसेस आए हैं जिसमें अलग अलग डिसीजन दिया गया है। तो इसलिए हम आज डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। देखो, जब तक आप उसे ठीक से नहीं समझोगे ना तब तक वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन अगर वो आपको एक बार अच्छे से समझ में आ गया तो वो आपको सिंपल लगेगा और लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगा, कभी भूलेगा भी नहीं। तो इसको लेक्चर को एंड तक अटेंड करना है एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैं आर्टिकल 12 पढ़ना क्यों है। देखो, जो स्टूडेंट्स हैं उनके दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं जो पार्ट 3 में दिए गए हैं वो आर्टिकल 14 से स्टार्ट होते हैं। तो जो आर्टिकल 12 एंड 13 है उनको हमें क्यों पढ़ना है, उनमें क्या दिया गया है। तो देखो, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं अगर वो किसी भी तरीके से वायलेट होते हैं या अगर हमें उनका इन्फोर्समेंट करवाना है तो हमें कोर्ट में रिट डालनी पड़ेगी, रिट इशू करवानी पड़ेगी। और जो रिट होती है वो हमेशा स्टेट के अगेंस्ट फाइल होती है। देखो, अगर आप किसी के अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो, अगर रिट फाइल कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि जिसके अगेंस्ट आप वो केस या रिट फाइल कर रहे हो या उसके अगेंस्ट वो रिट या केस फाइल होगा भी या नहीं। क्योंकि अगर ऐसी कोई अथॉरिटीज़ होती है जिनके अगेंस्ट आप केस फाइल नहीं कर सकते तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिनके अगेंस्ट केस फाइल कर रहे हो उनके अगेंस्ट केस फाइल हो भी सकता है या नहीं। तो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट रिट फाइल होती है, रिट इशू होती हैं, तो कौन कौन सी बॉडीज स्टेट होंगी और कौन कौन सी बॉडीज स्टेट नहीं होंगी यही बताता है आर्टिकल 12। इसलिए हमें आर्टिकल 12 को पढ़ना इंपॉर्टेंट है और आज के क्लास से हम आर्टिकल 12 को एकदम अच्छे समझ लेंगे, ठीक है। तो जो आर्टिकल 12 बैरेक्ट में दिया गया है उस पर लिखा गया है कि आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली प्रोवाइड द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट विच सेज दैट द स्टेट इंक्लूड्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट एंड ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन इंडिया और अथॉरिटीज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 12 ने क्लियरली बता दिया है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट है जो इंडिया की वो स्टेट होंगी, गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट मतलब जो स्टेट है उनकी गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर वो स्टेट होंगी, और लोकल और अदर अथॉरिटीज जो इंडिया में है और इंडिया के कंट्रोल में है तो वो स्टेट होंगी। अब ये ऊपर ऊपर से तो हमको समझ में आ गया कि हाँ ये चीज़ें स्टेट होंगी, लेकिन अब इनको भी अंदर से हमें पढ़ना पड़ेगा अच्छे समझने के लिए, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसको थोड़ा और सिंपल तरीके से समझें तो स्टेट इंक्लूड्स एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन एंड स्टेट। तो जो यूनियन की और स्टेट की जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है वो स्टेट होगी, और लोकल और अदर अथॉरिटीज़ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और विच आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो मैंने अभी बताया कि जो गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर है जो एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर है जो इंडिया की और स्टेट की वो स्टेट होंगी, और लोकल और अदर अथॉरिटीज़ जो इंडिया में है और इंडिया के कंट्रोल में है तो वो भी स्टेट होंगी। तो इसको भी हम और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद एक नोट मैंने यहाँ पे लिखा है कि द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 12 इज द एप्लीकेबल ओनली फॉर पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो स्टेट की जो डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में वो सिर्फ पार्ट 3 में एंड पार्ट 4 में ही एप्लीकेबल होगी और बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में एप्लीकेबल नहीं होगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अगर चाहो तो आप एग्जाम में से मेंशन भी कर सकते हो, वरना इतना ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आपसे इंटरव्यू में या किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता हो कि जो आर्टिकल 12 की जो स्टेट की डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 12 में वो कौन कौन से पार्ट में एप्लीकेबल होती है, तो आप सिर्फ याद रख सकते हो उसको। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या क्या आता है जो स्टेट माना जाएगा। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में आएगा प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर। देखो, ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो स्टेट मानी जाएंगी, ठीक है। तो फिर इसके बाद आता है स्टेट एग्जीक्यूटिव। स्टेट एग्जीक्यूटिव में आता है गवर्नर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर। तो ये हो गया एग्जीक्यूटिव के अंदर। तो आर्टिकल 12 भी क्लियरली डिफाइन करता है कि ये बॉडी स्टेट मानी जाएंगी। तो अगर आपको रिट इशू करवाना है तो आप इनके अगेंस्ट रिट इशू करवा सकते हो। इसके बाद अगर हम आते हैं लेजिस्लेचर में, तो लेजिस्लेचर भी यूनियन लेजिस्लेचर एंड स्टेट लेजिस्लेचर। तो यूनियन लेजिस्लेचर में आता है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट लेजिस्लेचर में आती है गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये हो गई आपकी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो आपकी स्टेट के रूप में मानी जाएगी। अब बात आती है जुडिशरी की। देखो, जब भी आप पढ़ा करो ना तो आप ये सोचा करो कि जो जो चीज़ें इसमें आ रही हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो चीज़ें नहीं आ रही हैं उनका क्या होगा। तो अभी मैंने आपको पता होगा गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर तो स्टेट के रूप में मानी जाएंगी, लेकिन जुडिशरी मानी जाएगी या नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आप क्या आंसर करोगे, क्योंकि आर्टिकल 12 में तो डिफाइन किया नहीं गया कि जुडिशरी स्टेट मानी जाएगी या नहीं। तो देखो, जो कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनने कभी जुडिशरी ने खुद को कभी ये नहीं बोला है कि हाँ हम स्टेट माने जाएंगे, हमारे अगेंस्ट स्टेट फाइल की जाती है, लेकिन कुछ इसके क्राइटेरिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि जुडिशरी स्टेट मानी जाएगी या नहीं। तो देखो,
जब जुडिशरी नॉन जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है ना तो वो स्टेट मानी जाएगी, लेकिन जब वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती है तब वो स्टेट नहीं मानी जाएगी। अब नॉन जुडिशियल फंक्शन और जुडिशियल फंक्शन ये क्या होते हैं? तो देखो, नॉन जुडिशियल फंक्शन हो गए कि जो जब देखो पहले जुडिशियल फंक्शन समझते हैं, तो जुडिशियल फंक्शन वो होते हैं जो जुडिशरी के मेन काम होते हैं। जैसे जब वो केस वगैरह सुनती है ना, किसी टॉपिक पर निर्णय देती है, तो वो हो जाएंगे जुडिशियल फंक्शन, और इसके अलावा जो उसके काम है वो हो जाएंगे नॉन जुडिशियल फंक्शन। तो जब वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करेगी तब उसको स्टेट नहीं माना जाएगा, लेकिन जब वो नॉन जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करेगी तब हम उसको स्टेट कह सकते हैं। इसका एक इंपॉर्टेंट केस भी है, रतिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। इट वॉज हेल्ड दैट द जुडिशरी इज नॉट स्टेट फॉर द पर्पस ऑफ आर्टिकल 12। तो इसमें वही लिखा गया है, लेकिन आप इसको याद रख सकते हो कि जब जुडिशरी नॉन जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करेगी तब उसको हम स्टेट कह सकते हैं, लेकिन जब वो जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करेगी तब हम उसको स्टेट नहीं बोलेंगे। इसके बाद आती है लोकल अथॉरिटी। तो देखो, लोकल अथॉरिटी इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको कुछ होगा नहीं, क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 3 क्लॉज 31 एक क्लियरली डिफाइन करता है कि लोकल अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होगी। तो दिस इंक्लूड्स अ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। देखो, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मतलब हो गया जो आपकी ग्राम पंचायत हो गई, जिला पंचायत हो गई, जो म्यूनसिपैलिटी के अंडर आती हैं, वो सारी चीज़ें आपकी लोकल अथॉरिटी हो जाएंगी। तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन है नहीं, आप इजीली याद कर सकते हो। जो इसमें जनरल क्लॉजेज एक्ट में डेफिनेशन दी गई है, आप इसको याद कर लेना तो आपको वो आ जाएगा। क्वेश्चन कहाँ आता है? अदर अथॉरिटीज़ में। कि देखो, एग्जीक्यूटिव हो गई, लेजिस्लेचर हो गई, मतलब कि जो हमने पहले बताया था, और उसके बाद लोकल अथॉरिटीज़ हो गई। अब आती है अदर अथॉरिटीज़। अब अदर अथॉरिटीज़ ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन की गई है, ना ही कहीं और डिफाइन की गई है कि अदर अथॉरिटीज़ कौन कौन सी होगी। तो इसको हम समझेंगे केस बाई केस, क्योंकि केस थ्रू केस ही आपको समझ में आएगा, और केस थ्रू केस ही डिफाइन किया गया है कि कौन कौन सी बॉडीज़ अदर अथॉरिटीज़ मानी जाएगी। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहला केस आता है वो है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। तो जब ये केस आया था तो उसमें क्वेश्चन ये उठा था कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अदर अथॉरिटीज़ मानी जाएंगी या नहीं। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टमेंट जनरल का प्रिंसिपल अप्लाई किया इस केस में, और यूनिवर्सिटीज़ को कह दिया कि यूनिवर्सिटीज स्टेट नहीं मानी जाएंगी। अब एडजस्टमेंट जनरल का प्रिंसिपल क्या होता है? तो देखो, अगर आपने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा होगा तो उसमें एडजस्टमेंट जनरल का प्रिंसिपल बहुत ही क्लियरली डिफाइन किया गया है। देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, बनाना, पपाया, केला, और एक जगह मैं आपको ब्लैंक छोड़ती हूँ, मैं आपसे कहती हूँ कि आपकी जगह को फिल करना है, तो आप उसमें कोई फ्रूट ही डालोगे। क्यों? क्योंकि जो बाकी पहले की 3 चीज़ें हैं उसमें फ्रूट आई हैं। तो ऐसे ही हमारा एडजस्टमेंट जनरल का प्रिंसिपल काम करता है कि जो चीज़ें हैं वो सेम नेचर की होनी चाहिए, सेम कलर की होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि जो पहले की 3 बॉडीज़ हैं, विच इज़ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज़, ये सारी गवर्नमेंट एंड सोवरेन नेचर की हैं। तो जो अदर अथॉरिटीज़ हैं वो भी गवर्नमेंट एंड सोवरेन नेचर की होनी चाहिए, और अदर अथॉरिटीज़ के लिए ज़रूरी है कि वो सारी बॉडीज़ जो गवर्नमेंट एंड सोवरेन नेचर की होंगी उनको हम एज अदर अथॉरिटी बोलेंगे। तो इस तरीके से जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट एंड सोवरेन नेचर की नहीं होती हैं, इसलिए हम उनको स्टेट नहीं बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट केस आता है उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का, जिसमें ये वाली अप्रोच कैंसिल हो गई थी, जो एडजस्टमेंट जनरल का प्रिंसिपल अप्लाई करा था पिछले वाले केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अदर अथॉरिटीज़ होने के लिए बॉडीज़ का गवर्नमेंट एंड सोवरेन नेचर परफॉर्म करना ज़रूरी है। तो उज्जम बाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में ये अप्रोच उन्होंने कैंसिल कर दी थी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला था कि जो पहले की 3 बॉडीज़ हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और लोकल अथॉरिटीज़, इनमें भी कोई सेम जीनस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट केस आता है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल का। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोचा कि अदर अथॉरिटीज़ के लिए हमें एक नया क्राइटेरिया क्रिएट करना चाहिए जिससे हम पता लगा सकें कि कौन कौन सी बॉडीज़ अदर अथॉरिटीज़ मानी जाएंगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा कि अगर कोई भी बॉडी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्रिएट की जाती है तो ये ऑब्वियस है कि उसमें इतनी पावर होगी कि वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सके, और अगर किसी बॉडी के अंदर इतनी पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट कर सकती हैं तो वो डेफिनेटली अदर अथॉरिटीज़ के लिए क्वालिफाई होंगी। ठीक है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा था कि जो अदर अथॉरिटीज़ हैं उनको होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट एंड सोवरेन नेचर परफॉर्म करें। तो जो पहले की चीज़ थी उनने उसको पलट दिया था, जो पहले का जजमेंट था उसको पलट दिया था। जैसे पहले के जजमेंट पे ये बोला गया था कि अगर कोई अदर अथॉरिटीज़ आती है तो उसको गवर्नमेंट एंड सोवरेन नेचर का होना चाहिए, लेकिन इस केस में उन्होंने इस चीज़ को पलट दिया था कि गवर्नमेंट एंड सोवरेन नेचर का होना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठा था कि वो सारी बॉडीज़ जो भले किसी लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर क्रिएट की गई हों लेकिन वो कमर्शियल पर्पस के लिए बनाई गई हैं, तो क्या वो स्टेट मानी जाएंगी, जैसे LIC, ONGC, ये सारी बॉडीज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि वो सारी बॉडीज़ जो किसी स्पेशल स्टैट्यूट के अंडर क्रिएट की गई हैं वो आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट मानी जाएंगी।
तो ऐसे ही अलग अलग केस के थ्रू कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि कौन सी बॉडी स्टेट होंगी और कौन सी बॉडी स्टेट नहीं होंगी। तो ये कुछ केसेस थे जो आर्टिकल 12 के लिए ज़रूरी हैं। इसके अलावा कुछ और भी केसेस हैं जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, आप इनको भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना, जिससे आपको आर्टिकल 12 का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड आई होप कि वीडियो के थ्रू भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।